Welcome to the online course of Option Strategy course by IFMC Institute. ऑप्शन स्ट्रेटजी को एक पेचीदा टॉपिक माना जाता है और इस सेगमेंट में ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब इस सेगमेंट की जानकारी हो। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही हेजिंग टूल हैं, पर फ्यूचर के मुकाबले ऑप्शन कम रिस्की है। आइए जानते हैं ऑप्शन की विभिन्न स्ट्रेटजी को और समझते हैं इस मार्केट को। ये मॉड्यूल मिस्टर पुनीत ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी IFMC के द्वारा लिया गया है। इसे हमने सिंपलिस्टिक वे से समझाने की कोशिश की है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसके अलावा कुछ और टर्म्स जैसे फ्यूचर प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, इंडेक्स और बैन पीरियड को भी समझेंगे। First of all, welcome to IFMC. I am Puneet Grover and I will be taking your lecture on option strategies. So before we start, let me give you my introduction first. I am Puneet Grover, about 10 years of experience working with LKP Securities. So basically I was managing portfolio of clients, acquisition of clients, making strategies in future and options. So I will be discussing various strategies जो हम यूज कर सकते हैं इन मार्केट। इसमें से कुछ आपको पता भी रहेंगी जो ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव में, बट उनको थोड़ा सा और डीपली हम स्टडी करेंगे कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि उनके ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं, कैसे ऑप्शंस को यूज करा जा सकता है। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ दी वॉल्यूम जो है मार्केट्स में इट इज इन ऑप्शंस। मोस्टली पीपल जो पहले जो ट्रेडर्स थे वो किस में काम करते थे, वो काम करते थे कैश में, बट आज की डेट में जो वॉल्यूम है, जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं टू दी ऑप्शंस। इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते, ऑप्शंस ही परफॉर्म करती हैं। एंड उसके अंदर भी अगर हम मेजॉरिटी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल दे आर पार्टिसिपेटिंग ओनली इन इंडेक्स ऑप्शंस। क्योंकि इंडेक्स में क्यों वो बताएगा क्यों मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक तो इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और कोई रीजन लिक्विडिटी है। इंडेक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम वेरियस डाटा भी रीड करेंगे जो हम ऑप्शंस के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ऑप्शंस हैं क्या एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन से मतलब समझ आता है क्या? यू हैव एन ऑप्शन, यानी बाय करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ये जो प्रोडक्ट बना ये बना मेजरली फ्रॉम एन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप चाह रहे हो कि भैया मेरे को अगर कुछ होगा तो मैं इंश्योरेंस का क्लेम लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ऑप्शंस जो इंट्रोड्यूस हुई दो तरह की हुई थी बेसिकली, यूरोपियन एंड अमेरिकन। इंडिया में जो पहले ट्रेड होती थी, इंडेक्स की जो ट्रेड होती थी वो सिर्फ यूरोपियन होती थी और जो स्टॉक्स की होती थी वो अमेरिकन होती थी। बट अब स्टॉक्स की भी यूरोपियन हो गई। फर्क क्या है? अमेरिकन जो थी इट कैन बी सेटल्ड बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी मतलब हाँ, जो हमारी एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही सेटल हो सकती थी और वी कैन कॉल इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बिफोर मैच्योरिटी। एक्सरसाइज बिफोर मैच्योरिटी, नॉर्मली जो एक्सरसाइज होता था इट इज आफ्टर मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स के बाद 10 या 15 मिनट का या आधे घंटे का टाइम होता था जिसके अंदर एक्सरसाइज हो सकती थी। बट अब एक्सरसाइज नहीं होगी। सिर्फ कब होगी एक्सरसाइज? इट वुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स द एक्सपायरी डेट। नाउ ऑप्शंस, इंडेक्स एंड स्टॉक्स एंड यूरोपियन में भी टू टाइप ऑफ ऑप्शंस आ गई हमारे पास। अब वी हैव वन इज कॉल ऑप्शन, another is we have the put options.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कॉल क्या है एंड पुट क्या है. कॉल क्या है? इट गिव्स बायर द राइट टू बाय बट नॉट obligation to buy given quantity at given price on given future date. यानी बायर के पास राइट है चीज खरीदने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो चीज को खरीदे. पुट में इट गिव्स बायर द राइट टू सेल but not obligation to sell given quantity at given price on given future date. इसके अंदर बायर के पास राइट है चीज खरीदने का, यानी बायर के पास ऑप्शन है कि मैं खरीद सकता हूं. और इसके अंदर क्या है? बायर के पास ऑप्शन है किस चीज का? सेल करने का. आज की डेट में जो इंडिया में ट्रेड हो रही है दे आर यूरोपियन, सो दे आर डिनोटेड थ्रू सीई और पीई. कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन. इन दोनों प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस होने से पहले इंडिया में जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था फ्यूचर्स. फ्यूचर्स के इंट्रोड्यूस हुए थे टू प्रिडिक्ट. किसे इंट्रोड्यूस हुए थे फ्यूचर्स? हेज करने के लिए. यानी दे आर इंट्रोड्यूस फॉर अ पर्पस दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग. हेजिंग का मतलब हो गया रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क. दिस रिस्क कैन फर्दर बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एन ऑप्शंस. ऑप्शंस जो बनाई इसलिए बनाई ताकि हम इस फ्यूचर के रिस्क को भी और कम कर सकें, जिसके अंदर हम वेरियस स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर अपने व्यू को बनाने के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मुझे आज मार्केट में ट्रेड करना है तो बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या क्या डाटाज हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं. कुछ टर्म्स उससे पहले एक बार देख लेते हैं. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फ्यूचर प्राइस. फ्यूचर प्राइस कहां से देखेंगे? अगर हम एनएससी की साइड खोल लेते हैं यहाँ पे, तो एनएससी की साइड खोल ली हमने. इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे हमने डाल दिया निफ्टी, तो वी वुड बी एबल टू सी द फ्यूचर प्राइस. दिस इज द फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स. सो वी हैव फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स और वी हैव स्टॉक फ्यूचर्स. सिंबल निफ्टी. एक्सपायरी डेट इज 28th June 2018 and we have a price 10,738. So Nifty is right now at 10,738. कोई मुझे बताएगा इंडेक्स में इसके अलावा कौन कौन से फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं? बैंक निफ्टी. इसके अलावा कोई? We have these all. Nifty Infra, we have Nifty IT, Nifty Mid Cap, we have Nifty PSE. तो बताएगा PSE क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. यानी अगर आप मिड कैप में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस इंडेक्स को वॉच कर सकते हैं. ज्यादातर लोग जो है वो मिड कैप इंडेक्स को नहीं वॉच करते. मिड कैप ट्रेड कर रहे हैं बट मिड कैप का इंडेक्स जानना भी जरूरी है. तो जब भी हम उसको रीड करें तो हम साथ में उसके इंडेक्स को भी रीड करें. PSE का कोई एग्जांपल? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लिस्ट देख सकते हैं वगैरह कौन कौन सी कंपनी है PSE में. गवर्नमेंट कंपनी जो है सारी, इसमें गेल, GIC, NMDC, SAIL, BHEL, कोल इंडिया, ONGC, IOC, NBCC, NHPC, NTPC, पावर फाइनेंस, नेशनल अमोनियम, ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रो, BPCL, REC, पावर ग्रिड, NVEL. These are all the companies. तो हम यहाँ पे NSE की साइड में जाके चेक भी कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी PSE के इंडेक्स में है. सो ये हमारे पास निफ्टी फ्यूचर्स आ गए. और इसके अलावा एक इंडेक्स और ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, दैट इज इंटरनेशनल इंडेक्स विच इज FTSE 100.
एक्सपायरी डेट 15th of June, बट द कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंड सेलर बहुत दूर दूर है, सो FTSE 100 That's the British one. हाँ FTSE. यूके का इंडेक्स है, एंड बट इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही। इससे पहले डो जोन्स भी इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में, डो जोन्स, S&P 500, बट उनमें ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन पब्लिक का इतना नहीं आया। क्यों? कोई बताएगा क्यों इसमें ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही? हेज नहीं कर सकते। एक तो हेज नहीं कर सकते, हाँ, और कोई रीजन? हाँ, तो वॉल्यूम क्यों नहीं आया, लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं आया? इसके फैक्टर्स कुछ नहीं पता। एक तो फैक्टर नहीं पता, और एक रिस्क और ज्यादा है। हमारी मार्केट कितने बजे बंद हो गई? 3:30। ये कितने बजे बंद होगी? रात को 9:30। अब नेक्स्ट डे ये खुलेगा गैप अप या गैप डाउन, तो बहुत ज्यादा ओवरनाइट का रिस्क खड़ा हो गया। वो चल रही है, मैंने बेची है, मैं अपनी पोजीशन रिवर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ही बंद हो गई। सो दैट इज वाई पार्टिसिपेशन, तो ट्रेड नहीं हो रही, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। स्टॉक्स में अच्छा, जबकि फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू बी ट्रेडेड इन लॉट। हर एक के लॉट साइजेस अलग है। नॉर्मली 4 लाख टू 7 लाख तक के अमाउंट के लॉट साइजेस हैं, जिसमें निफ्टी का लॉट 75, बैंक निफ्टी का लॉट 40, क्योंकि ज्यादातर यही ट्रेड हो रहे हैं तो हम इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, और ज्यादा पोजीशंस भी जो बन रही हैं इन्हीं भी बन रही हैं। स्टॉक फ्यूचर्स बता सकता है कोई जना? तो यहाँ पर हम जाते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स, स्टॉक फ्यूचर्स, ACC, एक्सपायरी डेट, लॉट साइजेस 400। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कंपनीज, ACC, DLF और जो भी कंपनीज हैं बाकी सारी, अडानी, जितने भी कंपनीज हैं वो सारे क्या है, हमारे स्टॉक फ्यूचर्स हैं। जब हम फ्यूचर्स को ट्रैक करते हैं तो हमारे को एक चीज ट्रैक करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट। तो आज हम पहले देखते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शंस करेंगे तो हमको कुछ टर्म्स ये पता होनी चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? लेट अस सपोज एक जने ने कोई फ्यूचर बाय करा, लेट अस सपोज ACC का फ्यूचर लिया, एक जने ने ACC का फ्यूचर बेचा। प्लस मीन्स बाय, माइनस मीन्स सेल। तो विच इज इक्वलेंट टू, मार्केट में क्या हुआ, एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, एक पोजीशन ओपन खड़ी हो गई। इन दोनों ने क्या करा, पोजीशंस को आज नहीं काटा, इस पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करा, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 ओपन इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट डे लेट अस सपोज ये पर्सन A था, ये पर्सन B था, नेक्स्ट डे C ने एक बाय करा और D ने एक बेच दिया। अब ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2। 2 लॉट्स मार्केट में ओपन खड़े हो गए। थर्ड डे B ने बाय कर लिया और C ने सेल कर दिया, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? B की पोजीशन कट गई और C की प्लस थी वो भी कट गई, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1। A ने एक बाय करा और B ने एक सेल करा, तो एक ओपन पोजीशन हो गई। then C another one, थर्ड पर्सन आया, उसने लिया और फोर्थ ने बेचा, but then 2 open positions. तो 2 ओपन पोजीशन हो That's गई। fine. अब B ने जो बेचा हुआ था उसने वापस खरीद लिया, Okay. तो मार्केट में B की पोजीशन खत्म हो गई। C ने लिया हुआ था, C ने बेच दिया, तो C की पोजीशन भी खत्म हो गई, तो मार्केट में अब क्या पोजीशन रह गई? 1। सर जस्ट इन केस C नहीं बेचता, कोई E बेचता तो? E बेचता तो फिर एक पोजीशन और बढ़ जाती। क्यों? E का तो कोई पैर है ही नहीं, लेकिन मतलब हाँ, तो भी 2 ही रहती, क्योंकि B की तो खत्म हो गई, B की जगह E आ गया, अच्छा, तो ओपन इंटरेस्ट उतना का उतना ही रहता। अब सिर्फ हम इस ओपन इंटरेस्ट से चीज को नहीं रीड कर सकते, अब हम इसके साथ रीड करेंगे प्राइस
जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो पोजीशन बन रही है वो कैसी बन रही है। देयर आर वेरियस डाटा जो अवेलेबल है ऑन एनएससी वेबसाइट, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। 1 second. We don't really need a B and C. Basically, it's one buy, one sell, then another buy, another sell. Then it's 2, and then it's another. It doesn't matter कि ये B था, C था, D था. बट B की पोजीशन खत्म होएगी ना, तभी तो पोजीशन कम हुई। कैश में क्या होता है, हमने जो शेयर आज लिया और आज नहीं बेचा, वो क्या हो जाती है, डिलीवरी। फ्यूचर में डिलीवरी तो होनी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट में एक ओपन पोजीशन खड़ी हो जाएगी। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ओवर इंटरेस्ट। नाउ अब इंडेक्स के अंदर कितनी पोजीशन बन सकती है, इंडेक्स में कितनी पोजीशन बन सकती है, कितनी भी। ओपन इंटरेस्ट कितना हो सकता है, कितना भी, क्योंकि इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं कोई, या इंडेक्स का कोई अंडरलाइंग एसेट है, नहीं है। तो इंडेक्स के अंदर कितनी भी पोजीशन हम बना सकते हैं, कितना भी ओपन इंटरेस्ट जा सकता है। बट अगर हम बात करें स्टॉक्स की, अगर एसीसी के 1 करोड़ शेयर हैं कैश मार्केट में, तो फ्यूचर में कितने बुक हो सकते हैं, 1 करोड़। बट एक्सचेंज ये कहता है कि अगर ये 95 लाख बुक हो गए तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 95%। जैसे ही 95% बुक हो जाएंगे या ओपन इंटरेस्ट 95% हो जाएगा, एक्सचेंज इसको डाल देगा इन अ पीरियड दैट इज कॉल्ड एज बैन पीरियड। स्टॉक्स में 95% है, 90 है, 95 के ऊपर बैन पीरियड। 95 के ऊपर जाते ही एक्सचेंज ये बोलता है कि जिसकी पोजीशन है, चाहे प्लस चाहे माइनस, ये अपनी पोजीशन को सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे कैरी फॉरवर्ड सिर्फ उसी की पोजीशन होएगी जिसकी पहले की थी। फ्रेश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। और आज दिन है, अब जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन अपनी चला के रखेंगे तो उसके अंदर नीचे एक्सचेंज के पास से मैसेजेस आते रहते हैं, अगर कोई जरा ध्यान से देखेगा कि 90% हो गई, इस स्टॉक में 85 हो गई। जिस दिन ये मैसेजेस आ रहे हैं, अभी जैसे आज के जिस स्टॉक पे न्यूज आई वो 80% है सुबह बैन पीरियड में, बैन नहीं है, 80% है पोजीशन मार्केट वाइड। 85 हो गई, 90 हो गई, 95 हो गई, 100 हो गई। आप आज जितनी मर्जी पोजीशन बनाना चाहो बना लो, क्योंकि बैन का जो अनाउंसमेंट होएगी वो नेक्स्ट डे होएगी। ठीक है, अब लेट अस सपोज 95 हो गई और मुझे लगता है कि कल स्टॉक ये बहुत बढ़ सकता है, तो मैं आज ही पोजीशन बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। अब मैंने अगर आज पोजीशन बनाई तो मैं ये पोजीशन कल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, बट कल से पोजीशन नहीं बनेगी। समझ आया? अगर मुझे लगता है कि कल प्राइस बढ़ सकता है तो मैं आज 95 के ऊपर पोजीशन बन चुकी है तो भी मैं बना सकता हूं। यानी आज इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 120% तक भी जा सकती है। इट इज नॉट पोजीशंस। कंपनी के कितने शेयर बुक हो सकते हैं फ्यूचर्स में, प्राइस बढ़ा है या नहीं बढ़ा। पोजीशन किसी बड़े बंदे ने बनाई, चाहे प्लस की बनाई चाहे माइनस की बनाई, ठीक है। जब ये बैन पीरियड में आ जाएगा उसके बाद फ्रेश पोजीशन नहीं बन सकती, सिर्फ पोजीशन रिड्यूस कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई बंदा पोजीशन बनाता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, तो मिनिमम पेनल्टी है 5000 रुपीज पर डे। अभी देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन पीरियड में है एंड हाउ वी कैन कोरिलेट these prices with the open interest। अब सर लेकिन बहुत सारे ब्रोकर इंट्राडे बंद कर देते हैं ना। हाँ, खुद क्यों बंद कर देते हैं? वो इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई और पेनल्टी अगर मिनिमम है 5000 पर डे, 1 लाख रुपए तक पेनल्टी जा सकती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर 120% पोजीशन है तो फिर 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, फिर ज्यादा की लगेगी। सर इसमें इन्वेस्टर की क्या गलती है, उसको क्या पता कितना वो। आप चेक करो एनएससी की साइट से कौन कौन से शेयर बैन पीरियड में। मैं पिछले दिन की बात करता हूँ जिस दिन बैन में नहीं है। हाँ,
और 120% उसका ओपन इंटरेस्ट टच हो चुका हाँ और मैंने बना ली पोजीशन, हाँ, तब तो मेरे को पेनल्टी नहीं तो कोई लगती। गारंटी नहीं है। तो वो तो लॉजिक ही बीट कर गया कि मार्केट में 100% शेयर है लेकिन आप पोजीशन बनाने दे रहे हो 120% तक। अभी लिस्ट Before the ban. क्या अभी आ गई, अभी एक्सचेंज ने बता दिया, क्योंकि अभी मार्केट चल रही है। हो सकता है 3:30 तक सारी पोजीशन खत्म हो जाए, हो सकता है 3:30 तक जितने लोगों ने पोजीशन बनाई है वो सारी काट दें, तो वो 90% ही बंद हुए। इसीलिए एक्सचेंज ने उस दिन, जिस दिन वो बैन पीरियड में आ रहा है, उस दिन खोली हुई है। तो अगर कभी पोजीशन बनानी हो, कोई स्टॉक आप वॉच कर रहे हो और आपको लगता है कि ये बैन में जा सकता है, मैं कल नहीं ले पाऊंगा, तो आज ही ले लो। ऑप्शंस के अंदर भी पोजीशन नहीं बना सकते अगर बैन पीरियड में आ गया तो। अब नाउ हाउ वी कैन यूज दिस, प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइस बढ़ रहा है और ऊपर इसका मतलब कि यानी कि लोगों ने पोजीशन लॉन्ग में बनाई है, मार्केट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। इसको कई लोग लॉन्ग बिल्डअप भी कह देते हैं। प्राइस बढ़ रहा है बट ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप नहीं, शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, आई वुड से टॉप नियर बाय, यानी कि लोग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कम कर रहे हैं, आज के आज ही काट जाते हैं। तो उसमें ओपन इंटरेस्ट कम क्यों होगा? ना बढ़ेगा ना कम होगा। नहीं, जो पिछले दिन की पोजीशंस थी वो कट रही हैं। मतलब आपने 100 रुपए में शेयर लिया था, 105 में लिया था, प्राइस भी बढ़ा था और आपने 2 लाख शेयर भी बाय करे थे। अब क्या हुआ? अगले दिन प्राइस तो बढ़ा, 108 हुआ, बट आपने क्या करा? 1 लाख शेयर कम कर दिए। तो क्या हुआ? लॉन्ग अनवाइंडिंग कह सकते हैं इसको, या आई वुड से टॉप नियर बाय है। अच्छा, प्राइस अगर गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या है? वीक है। प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो लो नियर बाय है। अब हम क्या करेंगे? जब भी कोई स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअली एक दिन के ओपन इंटरेस्ट से हमारे को आइडिया नहीं लग सकता, हमारे को कुछ टाइम पीरियड के अंदर उसको वॉच करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इस ओपन इंटरेस्ट को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं इन स्टॉक्स में थोड़ा सा इजी रहता है ट्रैक करना। इसके अंदर क्या करें? एक्सेल पे डाटा लें। जैसे कि अगर मैं ये एसीसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, हिस्टोरिकल डाटा, पहले तो मैं इसके ऊपर देखता हूँ, कल प्राइस फ्लैट सा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा 1.26% कम हुआ है। अब ये SBI है, अगर कल देखें हम, प्राइस क्या हुआ है? यस्टरडे डेट वाज 8th of जून। प्राइस कितना बढ़ा? प्रीवियस क्लोज था 270, टुडेज क्लोज है, दिस इज प्रीवियस क्लोज, टुडेज क्लोज इज 273.2, तो प्राइस कितना बढ़ा? इंक्रीज इन प्राइस इज 3.45। ओपन इंटरेस्ट कितना इंक्रीज? 22,11,000। टोटल ओपन इंटरेस्ट, पहले टोटल ओपन इंटरेस्ट डाल देता हूँ, कितना है? 7,53,93,000, यानी 7 करोड़ शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं आज की डेट में। और कल इसके अंदर जुड़ गया होगा ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हुआ, जो कल का इंक्रीज था, यस्टरडे इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट कितना था? 22,11,000 शेयर कल के अंदर इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट में बढ़े हैं। So that means they are expecting it to go up. Up, yes. And the change in open interest is percentage change अगर हम डालें तो है 3.3% डाल दें। अब अगर ये डाटा मैं रोज मेंटेन करूं तो मुझे इजीली समझ आ सकता है कि जो बड़ा बंदा है
वो किस डायरेक्शन में पोजीशन बना रहा है। बट ये क्या है, सिर्फ फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस का हमने लिया ही नहीं है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब मैं हिस्टोरिकल डाटा पे जाता हूँ, पास्ट कुछ और दिनों का देखता हूँ कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इसका ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ था। ये 8 का था, अब मैं आ जाता हूँ 7th ऑफ जून। 7th ऑफ जून को स्टॉक प्राइस 70.8 और यहाँ पे क्लोजिंग है 70.2 और ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था पिछले उसके कंपैरेटिवली। तो अगर मैं ये डाटा पूरा मंथली नोट करूंगा तो बकायदा मैं ये रीड कर सकता हूँ कि किस दिन सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा और किस दिन सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना। तो मैं इसको बकायदा हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस दिन सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना और किस दिन सबसे ज्यादा प्राइस में चेंज आया, यानी उस डायरेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी घटेगी। ये तो था स्टॉक्स का। तो हम स्टॉक्स को भी, किसी भी स्टॉक को, अब कोई एक स्टॉक आप ले लेना और उसका डाटा आप डेली नोट करोगे टिल दी एक्सपायरी मंथ। जब आप एक स्टॉक को पूरा एक महीना ट्रैक करोगे, रोज डाटा नोट करोगे, ओपन हाई लो क्या था, साथ में कितना इंक्रीज हुआ ओपन इंटरेस्ट में, तो आपको नेक्स्ट मंथ आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक के अंदर जब इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है। और इस डाटा को भी रीड हर एक जना अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने रीड करा यही फाइनल है, नहीं। How many stocks you think we should maintain? Because unlimited तो कर नहीं सकते, मतलब what जो स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं भाई, नहीं, मुझे तो कोई भी ट्रेड करना है। तो फिर आपको जो ट्रेड करना है उसका डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। No, what I meant कई लोग by- कहते हैं कि मुझे भैया पैसे लिमिटेड है और मुझे क्या करना है, एक ही कंपनी ट्रैक करनी है। अच्छा लग गया। जैसे भैया इनको लगता है SBI इनकी फेवरेट है, तो कहते हैं भैया SBI ही ट्रैक करनी है मुझे, तो SBI का ही सारा डाटा मेंटेन करो, फिर उसके फ्यूचर्स का भी करो और उसके ऑप्शंस का भी।